तो एसी जनरेटर पढ़ते हैं। वो लिखता है वी हैव लर्न दैट, सबसे पहले जो बेटा पैराग्राफ है इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की। तो एसी जनरेटर बेटा इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का तो है ही। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, कहता है वी हैव लर्न दैट, हमने सीखा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट दैट रोटेट्स द कॉइल। तो लास्ट चैप्टर में गैल्वानोमीटर से पहले हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, अ कपल ऑफ फोर्सेस, जो पकड़ के उस कॉइल को घुमा देती हैं, यानी कि उसमें टॉर्क पैदा करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप करंट को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है? क्या आप मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। ये वो कहता है व्हाट हैपेंस, क्या होगा कि अगर आप एक कॉइल को रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, हमने फैराडेज लॉ में बेटा पढ़ा है कि उसमें अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो ये वो चीज़ पूछता है कि क्या करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। हमने देखा है ये फैराडेज लॉ में, लेंज़ेस लॉ में डायरेक्शन भी निकाली थी। तो इस तरह की डिवाइस बेटा जिसमें आप ये काम करेंगे उसे करंट जनरेटर कहते हैं, जो आपको करंट जनरेट करके देगा। और बिकॉज़ ये आपको अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करके देता है, इसीलिए आप इसको एसी जनरेटर कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो ये पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे क्या करंट जनरेटर इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यानी आप इसमें एक कॉइल होगी, उसको मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, और उसकी रोटेशन से आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। अब ये सारा कुछ कैसे होगा, इसको हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद फिर आप हेडिंग देंगे वर्किंग प्रिंसिपल की। वर्किंग प्रिंसिपल, तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ये क्या है, कहता है इट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके बाद थर्ड हेडिंग जो आप देंगे वर्किंग प्रिंसिपल की या प्रिंसिपल की, उसमें आपने बताना है कि जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आप किसी कॉइल को या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, बाय सम मैकेनिकल मींस, मैकेनिकल एनर्जी देके, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये देखें, ये कॉइल है, अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो इससे समझेंगे। और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फैराडे लॉ के मुताबिक एन ईएमएफ विल बी जनरेटेड इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उस कॉइल में एक ईएमएफ है जो कि क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने उस कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है, ये देखें आगे वो लिखता है, यहाँ ये भी वर्किंग प्रिंसिपल का ही पार्ट है कि अगर आपने उस जनरेटर को कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल सर्किट से, तो वो जो ईएमएफ है वो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट करेगी एज आउटपुट। और वो इलेक्ट्रिक करंट आपको फिर जो है ना वो, ये जो जनरेटर के टर्मिनल्स ये देखें, यहाँ से ये करंट है जो आपको बाहर जो है वो मिलेगा। ये बेटा आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा अभी तक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा डेफिनेशन ही लिखना आपने, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि जिसकी डेफिनेशन हो। याद रखें, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप डेफिनेशन का वर्ड लिखें। अगर आपने किसी लॉ के बारे में बताना है तो आप स्टेटमेंट लिखें। और ये एक डिवाइस है, आपने इसे डिस्क्राइब करना है कि ये क्या करती है, तो आप डिस्क्रिप्शन की हेडिंग देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे कि डिवाइस कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल के बाद आएगी इसकी कंस्ट्रक्शन। लेट्स से कंस्ट्रक्शन, तो इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं कि जनरेटर क्या होता है, कैसा नजर आता है, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये कैसे कैसे जो है ना वो मूव करते हैं। तो नॉर्मली इस तरह देखें, ये एक जनरेटर है, इस तरह का आपको नजर आता है, और इसके अंदर क्या हो रहा होगा ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कमिंग इनसाइड, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट। तो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ऐसी जनरेटर का, जो कि फैराडे लॉ है
कि जब भी आप किसी, ये देखें ये कॉइल है आपके पास, ये गैल्वेनोमीटर के साथ आपने अटैच किया, और इसमें से जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है, और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होती है। फिर हमने ये देखा था कि जब आप, अगर आप मैग्नेट को फॉरवर्ड लेके जाएँगे तो ये नीडल आगे जाएगी, और जब आप इस मैग्नेट को पीछे लेके आएँगे तो ये नीडल पीछे आएगी। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से बेटा आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं। और यही ऑल्टरेशन हम सीखेंगे कि एसी जनरेटर में जो करंट की ऑल्टरेशन है ये कैसे होती है, हाउ इट हैपेंस। ठीक है, लेकिन देखें ये भी तो पॉसिबल है, यहाँ कॉइल स्टेशनरी है और आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो, आप मैग्नेट को स्टेशनरी करके कॉइल को भी तो मूव कर सकते हैं, और यही काम हम एसी जनरेटर में करेंगे। ठीक है, तो जरा एसी जनरेटर के पार्ट्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी चीजें, ये देखें। सबसे पहले जनरेटर के सेंटर में आपके पास एक आर्मेचर मौजूद है। आर्मेचर कहते हैं बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, ये देखें ये आपके पास एक कॉइल है, एंड इट हैज वेरी मैनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। इसके अंदर काफी सारे कॉपर के वायर्स आपने इस तरह बिछा के पूरा एक गुच्छा बनाया होता है, और इसको एक रेक्टेंगुलर शेप दी होती है। ठीक है, ये देखें ये इसके चारों जो आपके पास कॉर्नर्स हैं, इनके नाम भी आपने रखे हुए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और इसके साथ आपने एक हैंडल भी लगाया हुआ है, जिस हैंडल की मदद से आप इस कॉइल को रोटेट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं। अब जाहिर बात है ये कोई सिलाई मशीन नहीं है कि आप इसे घुमाते जाएंगे और जनरेटर चलता जाएगा। नॉर्मली इस कॉइल को रोटेट करने के लिए आपको, आप केमिकल एनर्जी का सहारा लेते हैं, पेट्रोल जला के, फ्यूल जला के, या हाइड्रो एनर्जी का, पानी का सहारा लेते हैं। इसके साथ आपने एक टरबाइन बांधी होती है, टरबाइन के ऊपर वाटरफॉल हो रहा होता है, और जैसे जैसे वो टरबाइन रोटेट कर रही होती है, ये आर्मेचर रोटेट कर रहा होता है, तो समहाउ यू हैव टू रोटेट दिस आर्मेचर। ये देखें इसका उसने टॉप व्यू आपको दिखाया हुआ है कि इसके अंदर कॉपर के रिंग्स और ये वो हैंडल मौजूद है जिसे शैफ्ट कहते हैं। इस शैफ्ट की मदद से ना आप इस कॉइल को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यू कैन रोटेट दिस कॉइल अलोंग द लेंथ। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो आपका है मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड मैग्नेट। ये बेटा आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं दो परमानेंट मैग्नेट के। अगेन ये यहाँ से जो है देखेंगे पूरा मैग्नेट तो शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक यू शेप मैग्नेट हो सकता है, एक बार मैग्नेट हो सकते हैं, दो डिफरेंट। तो इस तरह नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड के आपने ये कॉइल को प्लेस किया होता है। और जरा इनके फेसेस देखें, ये जो दोनों के फेसेस हैं ये दे आर कनकेव, इनको आपने कनकेव किया हुआ है ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड को फोकस कर सकें ऑन द कॉइल्स। ठीक है, ये देखें ये कनकेव पोल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है आपके पास, तो पहला पार्ट था आर्मेचर या कॉइल, सेकंड आपके पास जो पार्ट था दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड मैग्नेट, थर्ड जो पार्ट है वो ये स्लिप रिंग्स है। ये देखिए बेटा ये गोल रिंग बने हुए हैं, और इनके दरमियान आपको वो कॉइल घूमती हुई नजर आ रही है। ये देखें कॉइल को टच करती हुई रोटेट कर रही है, रिंग जो है वो अपनी जगह स्टैटिक मौजूद है कड़ों की तरह, और इनके दरमियान में आपने क्या किया हुआ है कि कॉइल के दोनों सिरों को एक रिंग के साथ और दूसरे को दूसरे रिंग के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह की जो असेंबली अरेंजमेंट है इनको आप, यू कॉल इट एज द स्लिप रिंग्स। ये आपके ना स्लिप रिंग्स कहलाते हैं जिनके दरमियान ये देखें ये कॉइल स्लिप कर रही है। और चौथा जो पार्ट है, दीज आर कॉल्ड एज द कार्बन ब्रशेस। इनको आप कार्बन ब्रशेस कहते हैं। तो ये दो ब्रशेस होते हैं जो कि इन दोनों रिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और इन ब्रशेस का बेटा काम ये होता है कि इन्होंने ये जो करंट, ये देखें इस कॉइल में से, ये जो आपको गोल्डन कॉइल नजर आ रही है, इसमें से करंट गुजर के आएगा, इन रिंग्स में आ जाएगा। इन रिंग्स के जरिए फिर इन ब्रशेस के जरिए आपने करंट को बाहर निकालना है B1 से या B2 से। ठीक है, और ये कार्बन के बने होते हैं। एक्चुअली आप लोग तो सोच रहे होंगे कि कार्बन तो जो है वो नॉन कंडक्टर है, लेकिन बेटा कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो एक्चुअली इनको ना ग्रेफाइट ब्रशेस कहना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक्चुअली आपको पता है तो कार्बन, इसीलिए हम कार्बन कहते हैं इसको। तो ये ग्रेफाइट के दो ब्रशेस बने होते हैं B1 और B2, और इनका काम ही होता है कि इन्होंने करंट को बाहर जाने देना। ग्रेफाइट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो करंट है इट कैन ओनली फ्लो अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो करंट ना इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है पैरेलल टू द लेयर्स। तो इस तरह जो करंट है ना इस डायरेक्शन में, ये इसमें से जो है ना वो फ्लो होता रहता है। अगर आप चाहें कि करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, तो इस डायरेक्शन में जो करंट है फिर वो फ्लो नहीं होता। करंट डज नॉट फ्लो अलोंग दिस डायरेक्शन। ये फायदा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट करंट को तो आपने इसको इस तरह से अरेंज किया होता है
कि ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में करंट को जो है वो क्या करवाते रहते हैं, मूव करवाते रहते हैं। यहाँ से अगर आप साइडों से इन ब्रशेस को पकड़ेंगे तो आपको करंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट इन कॉर्नर्स पे आ ही नहीं सकता। तो ये एक्चुअली आपने ग्रेफाइट के 2 ब्रशेज़ यहाँ आपने बेटा इस्तेमाल किए हैं। वैसे इन रिंग्स और इन ब्रशेज़ को यूज़ करने का मकसद क्या है? अभी हम ये करंट की अल्टरेशन में सीखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दीज़ रिंग्स एंड दीज़ ब्रशेज़। तो यहाँ से देखें, आगे आपने गैल्वेनोमीटर अटैच किया होगा या कोई भी लोड आप फैन लगा दें, ठीक है? तो इसकी वर्किंग इसकी जो है ना फॉर्म देखते हैं, ये देखें, इस तरह आपके पास एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में बेटा रोटेट कर रही होगी, और जैसे ही देखें आप ये रोटेट कर रही है तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रही है, ठीक है? और जैसे-जैसे इनको क्रॉस कर रही है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ है जो कि इस कॉइल में पैदा हो रही है। और यही ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमने निकालना है कि वो जो ईएमएफ पैदा हो रही है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ठीक है? तो नॉर्मली बेटा आप देख रहे हैं कि ये इस कॉइल की 4 साइड्स हैं, ए, बी और सी, डी, बी, सी और ए, डी। तो ये क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसकी 4 साइड्स हैं, ए, बी, सी, डी और ए, डी, ठीक है? इन चारों में से मुझे बताएं कौन सी ऐसी 2 हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को, जिनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली, और कौन सी हैं जिनमें से वो पैरेलली गुजर रही हैं? क्योंकि याद रखें हमने ये देखा था कि एक्चुअली यहाँ पे हमने जो मेन आइडिया यूज करना है ना वो मोशनल ईएमएफ वाला है, और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमने पढ़ा था कि वो वीबीएल साइन थीटा होता है, और साइन का फंक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है एंगल पे, थीटा पे, ठीक है? तो जैसे जैसे ये कॉइल मूव करेगा, ये देखें एक ईएमएफ है जो कि जनरेट होगी। अब ये एरो आगे पीछे प्लस माइनस क्यों जा रहा है? हालांकि कॉइल तो आप देखें, आर्मेचर तो एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मगर ये इसकी ऑल्टरेशन किस वजह से आ रही है ये हम एंड में सीखेंगे। वी विल कम बैक टू दिस वीडियो। बल्कि मेरे पास एक बोर्ड डायग्राम भी है जहां से ज्यादा अच्छे अंदाज में जो है ना ये चीज समझ आती है। उसमें ना हम ये चीज सीखेंगे कि जो ईएमएफ है, ये जो करंट है ये फ्लक्चुएट कैसे कर रहा है, ये प्लस माइनस की तरफ क्यों जा रहा है, ठीक है? तो ये कंस्ट्रक्शन वाली सारी चीज आपने, आप बेशक पॉइंट्स बना के बता दें या ये पैराग्राफ में सारा उसने बताया हुआ है कि कॉइल होती है और उसमें जैसे आर्मेचर कहते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है जो पार्ट नंबर 2 है, फिर कार्बन ब्रशेस होते हैं, स्लिप रिंग्स होते हैं, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। ये सारा आपने जो है ना ये तीसरा जो पैराग्राफ है बेटा आपका कंस्ट्रक्शन वाला, इसके अंदर समझा देना है, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएंगे ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन पे, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि इस कॉइल की ये देखें 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी, ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है, और इनमें से ये 2 साइड्स हैं ए बी और सी डी, जिनमें मोशनल ईएमएफ है जो कि पैदा होगी, क्योंकि ये 2 साइड्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली गुजर रही हैं। बाकी जो 2 साइड हैं ए डी और बी सी, ईदर दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इनमें जो ईएमएफ है वो पैदा नहीं होगी, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। आप ये समझे बेटा, आप इस कॉइल को कॉइल ना समझे, आप समझे इसमें 2 कंडक्टर हैं, एक ए बी और एक सी डी, और आप इन 2 कंडक्टर्स को ना मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जब भी आप किसी कंडक्टर जिसकी लेंथ ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ एल है, जब भी आप कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होती है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जिसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। और ये हमने मोशनल ईएमएफ का फार्मूला देखा था वीबीएल साइन थीटा। तो ये ईएमएफ मुझे बताएं कौन कौन सी साइड्स में पैदा होगी? ये पैदा होगी एक तो ए बी में, दूसरा ये पैदा होगी सी डी में, ये देखें सी डी में, वीबीएल साइन थीटा। जो बाकी 2 मैंने आपको दिखाई हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ईएमएफ, ये देखें वो बताता भी है कि द नेट कंट्रीब्यूशन टू ईएमएफ बाय द साइड्स बीसी एंड डी ए इज 0, ठीक है? उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है, ठीक है? क्योंकि उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, या लग रही है तो 0 लग रही है, बिकॉज दे आर इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। दैट इज व्हाई आप उनका कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप टोटल ईएमएफ देखेंगे तो आप बताएंगे कि सिर्फ ये जो 2 साइड्स हैं जो वर्टिकल हैं, ए बी और सी डी, वो दोनों हैं जो कि ईएमएफ जनरेट कर रही हैं, जो कि कौन सी ईएमएफ है? मोशनल ईएमएफ। और फिलहाल यहाँ बेटा हम क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आपने याद रखिएगा कि जो नेगेटिव साइन है ना वो आपने फिलहाल क्या कर देना है? निगलेक्ट। नेगेटिव साइन की आपने बात नहीं करनी,
इसलिए आप VBL साइन थीटा और VBL साइन थीटा दोनों को आप ऐड करेंगे और आपके पास नेट EMF आ जाएगी 2 टाइम्स VBL साइन थीटा। तो जरा इसे जूम कर लेते हैं ताकि ज्यादा विजिबल नजर आए। ये देखें, VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा, यू विल हैव 2 VBL साइन थीटा। ठीक है, ये है एक ऐसी कॉइल के लिए जिसका सिर्फ एक टर्न है। लेकिन नॉर्मली आप देखें बेटा, हम कॉइल कैसे बनाते हैं, हम एक टर्न नहीं होता। ये देखें, ऐसे कॉइल बनाना शुरू करते हैं, ऐसे एक टर्न, 2, 3, 4, 5, काफी सारे घेरे बना लेते हैं और एंड में फिर हम एक तार निकाल लेते हैं। एक हमने शुरू में की होती है, दूसरी हम एंड में निकाल लेते हैं। इस तरह जो हमारे पास ये जो हमने गिच मचोला बनाया है, एक्चुअली ये कॉइल हमने बनाई है, इस तरह की कॉइल को ना आप आर्मेचर कहते हैं। यू कॉल इट एज एन आर्मेचर, जिसमें आपने काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही तार लेके उसको काफी सारे लूप्स दिए हुए हैं। पहले हम गोल लूप करते होते थे, अब हमने रेक्टेंगुलर कर दिए हैं। फर्क सिर्फ ये है। तो आप आगे ये बता देंगे कि अगर आपकी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी फार्मूले को। तो पहले आपने बनाया VBL साइन थीटा, फिर आपने साथ वाली जो है ना लेंथ का भी ऐड कर लिया, ये बन गया 2 VBL साइन थीटा। फिर आपने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2 टाइम्स n VBL साइन थीटा। इस तरह आप आगे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अब आपने इस लीनियर वेलोसिटी v को चेंज करना है एंगुलर वेलोसिटी में। आपने बताना है कि जी इस फार्मूले में यहाँ जो ये v लिखा हुआ है, v, क्योंकि कॉइल तो रोटेट कर रही है, तो जब कॉइल रोटेट कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी लेके आते हैं। तो आपने इस v की जगह पुट कर देना है r ओमेगा। तो ये देखें, ये v की जगह आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पुट कर देंगे r ओमेगा। v की जगह आपके पास r ओमेगा आ जाएगा। जब v की जगह बेटा r ओमेगा आ जाएगा, तो आपके पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यू विल हैव 2 टाइम्स n r ओमेगा BL साइन थीटा। ये आपके पास आ जाए। तो v की जगह बेटा आपके पास आ गया r ओमेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फार्मूले में से अब आपने देखें कौन कौन सी चीजें हैं जो अलहदा करनी है। यहां से इस 2 को उठा लें, ये 2 को पिक करें, जी बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। तो शायद नेट का कोई इशू हो गया था। अच्छा जी, ये देखें दोबारा से, यहाँ पे थे हम, मैंने कहा था इसमें से आप 2 को पिक करें, R को और L को, इनको इकट्ठा कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय L। और ये अब क्यों कर रहे हैं, ये भी जरा देखें। इस तरह इस कॉइल को बेटा गौर से देखें, ये इसकी लेंथ है और ये इस तरह जब रोटेट करेगी, जब आप इसको सामने से देखेंगे, इट इज रोटेटिंग। तो रोटेट करते करते ये देखें, पिछले पेज पे भी इसका उसने ना साइड व्यू है जो कि दिखाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये उसने इसका साइड व्यू दिखाया हुआ है कॉइल का। जब ये रोटेट करेगी तो रोटेट करते करते इस तरह एक सर्कल बनेगा इसका, इस सर्कल में ये रोटेट कर रही है, इसके अंदर ये घूम रही है। ठीक है, और मुझे बताया है कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, दिस विल बी द रेडियस, यहां से यहां तक r होगा। ठीक है, और अगर इस r को मैं डबल कर लूं, इफ आई डबल दिस r, तो वो 2r बन जाएगा, जो कि डायमीटर बन जाएगा इस सर्कल का। और ये सर्कल क्या है, ये एक्चुअली वो सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर ये कॉइल रोटेट कर रही है। इट इज द सर्कुलर पाथ इन विच द कॉइल इज एक्चुअली रोटेटिंग। ये चीज वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये देखें, ये जो चीज है, दिस इज एक्चुअली द थिकनेस या विथ ऑफ द कॉइल। ये आपके पास इस कॉइल की विथ है, और ये जो आपके पास कॉइल की विथ आ रही है, ये किसके बराबर आ रही है, ये इस सर्कल का डायमीटर बन रहा है जिसके अंदर ये कॉइल रोटेट कर रही है। ठीक है, ये देखें, एक्चुअली ये चीज ऐसे है, ये डायमीटर है जिसके अंदर ये कॉइल घूम रही है। अगर आप इसका जो है ना, ये तो हमने साइड व्यू दिखाया हुआ है ना, ये इसका टॉप व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द टॉप व्यू।
ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ना घूमती हुई कॉइल है जो कि नजर आएगी, और इस कॉइल की जो विड्थ है, इस विड्थ के अलोंग ये जो विड्थ है, दिस विल बी द डायमीटर, ये डायमीटर बन जाएगा। और डायमीटर आपको पता है कि 2r होता है। इसी चीज को ना उसने अगले पेज पे देखे इस तरह बताया हुआ है, कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है r है, अगर आप इस r को डबल कर लें तो ये आपके पास 2r बन जाएगा। एंड दिस 2r यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, दिस 2r इज एक्चुअली द विड्थ ऑफ द कॉइल। ये आपके पास ना इस कॉइल की, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की विड्थ बन जाएगी। तो हमें अच्छी तरह पता है बेटा कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ए, एरिया इज एक्चुअली लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विड्थ। अब देखिए लेंथ तो एल है, विड्थ की जगह आपके पास 2r आ जाएगा, तो 2r मल्टीप्लाई बाय एल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये जो 2r इंटू एल है, दिस विल बिकम द एरिया ऑफ द कॉइल। ये आपके पास इस कॉइल का, ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो दिस एरिया इज गिवन बाय 2r मल्टीप्लाई बाय एल। मुझे बताएं ये एरिया वाली बात आपको समझ आई कि ये 2rl की जगह हमने ए एरिया कैसे लिखा? Yes, sir. ये आ जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल। और ये बेटा आपके पास आ जाएगा मशहूर फार्मूला जनरेटर की ईएमएफ का, ईएमएफ इज इक्वल टू NWAB साइन थीटा, जिसे आप कहते हैं नवाब साइन थीटा, नवाब साइन थीटा। तो इस ईएमएफ में नवाब भी है और साइन भी है, नवाब साइन थीटा। ठीक है, फिर फर्दर आप इसे बता देंगे कि जो थीटा होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो ये फर्दर फार्मूला आपके पास आ जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब साइन ओमेगा टी। फिर मैक्सिमम ईएमएफ निकालेंगे बेटा। मैक्सिमम ईएमएफ आपको तब मिलती है जब कॉइल बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए। तो यहाँ जब आप थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो ये साइन 91 हो जाएगा, और आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगी NWAB, यानी कि खाली नवाब। तो जो साइन होगा उसको आप जो है ना वो गायब कर देंगे, यू विल गायब इट, क्योंकि आपको पता है नवाबों का साइयों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए जो है ना आपने इसको मैक्सिमाइज करके इसको फारिग करा दिया, टोरा करा दिया। तो आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगी NWAB, जिससे आपको नजर आ रहा है कि मैक्सिमम डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, जितना ज्यादा एरिया होगा, यानी बड़ी कॉइल, बड़ा जनरेटर बेटा ज्यादा वोल्टेज पैदा करके देता है, ज्यादा देर चलता है। छोटा जनरेटर थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाता है। आयशा पूछो। सर ये ओमेगा T1 के इक्वल कैसे है? ये लास्ट वन। एक्चुअली थीटा को 90 डिग्री लिया, ओके। तो थीटा को 90 लिया तो साइन 91 हो गया। वो तो थीटा को ओमेगा टी कहते हैं, तो वो तो और चीज है। तो यहाँ साइन 90 आ जाएगा, तो साइन 91 हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए। यस सर। अच्छा बेटा देखें, ये जो फैक्टर है NWAB, इसकी जगह क्या आप ई नॉट नहीं लिख सकते? ये देखें, ये इसकी वैल्यू ई नॉट है ना, तो इसकी जगह ना मैं ई नॉट लिख सकता हूं यहां। तो मेरे पास फिर वो फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। यानी इसकी जगह आप बता सकते हैं कि जो इतनी चीज है ये तो मैक्सिमम ईएमएफ कहलाती है। तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। अगले पेज पे देखें वो बताता है, ये कहता है कि इनको कंपेयर करके ऐसे लिखा जा सकता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही बात है। वैसे लिख लें या ऐसे लिख लें, थीटा लिख लें या ओमेगा टी लिख लें। ओमेगा एक्चुअली बेटा उसने इसलिए लिखा है कि वो एंगुलर वेलोसिटी को साथ साथ रखना चाहता है, इस वजह से। तो ये आपके पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा।
फिर आप इसको करंट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड पे देखें, यहाँ पे भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आप दोनों साइड पे ना डिवाइड कर देंगे आर से, रेजिस्टेंस से। ये देखें उसने ये किया है, यहाँ भी आर से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी आर से डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी आर से डिवाइड कर दिया। देखें तो ई ओवर आर बन जाएगा आई और ई नॉट ओवर आर बन जाएगा, ये देखें इतनी चीज को हाईलाइट करके देखते हैं, ई नॉट ओवर आर बन जाएगा आई नॉट, यानी मैक्सिमम करंट जो कि मैक्सिमम ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ई ओवर आर बन गया आई, तो आपके पास करंट का फार्मूला आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ई इज इक्वल टू ई नॉट था साइन ओमेगा टी, इसी तरह आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो ये भी फार्मूला है बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा लिख लें, साइन ओमेगा टी लिख लें। फिर वो आगे बताता है कि जी ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अब ओमेगा को 2 पाई एफ टी लिख लें, वो भी ठीक है। 2 पाई ओवर कैपिटल टी भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड के लिहाज से, वो भी सही है। तो ये सारे आपके पास ईएमएफ के फार्मूले हैं, E is equal to E naught sin theta, E is equal to E naught sin omega t, या E is equal to E naught sin 2 pi ft। इसी तरह करंट का आ जाएगा I is equal to I naught sin 2 pi ft in terms of frequency। तो यहाँ तक आपने ना इसका जो एक्सप्रेशन है जनरेटर का सारा, इसी तरह उसमें स्टार्ट करके बेटा इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, डेरिवेशन, यहाँ तक आपने डेरिवेशन करनी है। अब कल हम ये समझेंगे इस फिगर को जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज सीखेंगे बेटा कि करंट की ऑल्टरेशन कैसे होती है, करंट अपना पाथ, अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है, करंट की डायरेक्शन क्यों जो है ना इस तरह प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रही है, इस चीज को जरा डिटेल में सीखेंगे। और यहीं से फिर थोड़ा आपको ना डीसी, हालांकि है तो नहीं लेकिन आइडिया दूंगा कि डीसी जनरेटर में करंट क्यों डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, इसमें क्यों करेगा। तो अगर आप में से किसी ने अभी कोई क्वेश्चन पूछने हैं, 4-5 मिनट हैं लेकिन वो मीटिंग क्योंकि 40 मिनट्स खत्म हो गए तो वो एंड होने लगी है, तो लेकिन मैं दोबारा शुरू करूंगा। आप लोग क्वेश्चन अगर आपके कोई हैं